नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या बीजेपी के पतन की शुरुआत हो गई है? आपको लग रहा हो कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। गुजरात में तो बीजेपी ने बम्पर किया है, बिल्कुल बम्पर किया है, और टीवी अखबार की नजरों में माने तो मोदी जी का पुनर्जन्म है। लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा दूंगा उससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी टीवी अखबार में ही बम्पर है। सोचिए, 15 साल से एमसीडी पर दिल्ली में कब्जा था बीजेपी का। बीजेपी को वहां से हार हो गई है। एक पूरा राज्य बीजेपी हार गई है। कहां? हिमाचल। गुजरात में बीजेपी ने अच्छा किया है, वो 27 साल से थे और भी रहेंगे, उनकी प्रयोगशाला है। लेकिन सोचिए, उड़ीसा में बीजेपी के लिए कुछ नहीं हुआ, हार गई। उसके बाद यूपी में बीजेपी खतौली हार गई, रामपुर जीती है, मैनपुरी हार गई, एक और विधानसभा जो उपचुनाव थे उसमें वो हार गई है। तो खतौली और मैनपुरी हार गई, रामपुर जीती है, मतलब उसने गेन एक सीट का किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हार गई, राजस्थान हार गई। मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो मजबूती से है। लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए फायदा दिख रहा है वो है बिहार। एक एक करके बताऊंगा। बिहार उपचुनाव में लगभग 2000 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है आरजेडी जेडीयू गठबंधन से। वहां मुकेश सहनी बड़े फैक्टर हैं, उन्होंने 10,000 वोट उन्होंने किया है, 10,000 वोट उनको मिला है। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी जिस पाले में जाएंगे पिछली बार, चाहे वो बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, जेडीयू आरजेडी के साथ गए तो इसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि चिराग पासवान ऑलरेडी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में मुकेश सहनी बड़ा फैक्टर है, उनको अब दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी को सीखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी जैसी पार्टी अनुप्रिया पटेल को अपने साथ रखती है। तो 5% का जो वोट का जो स्विंग होता है वो बड़ा फैक्टर है। इसलिए मतलब है कि बिहार की राजनीति में अब आप मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 10,000 वोट लाया उन्होंने। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर रावण ने बड़ा काम किया है। खतौली में भी जीते हैं, मैनपुरी में भी जीते हैं, चंद्रशेखर ने शो किया था। लेकिन बीएसपी के लिए खतरनाक बात है, पिछले उपचुनाव में आजमगढ़ में बीएसपी ने कैंडिडेट दिया था, 3 लाख वोट आए थे, समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो क्या अगर चंद्रशेखर रावण गठबंधन में आते हैं सपा आरएलडी के और बीजेपी के खिलाफ वाले गठबंधन में, तो क्या बहुजन समाज का वो तबका एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और धार्मिक राजनीति से अलग हटकर सोशल जस्टिस के नाम पर वोट करता है, वो रावण के साथ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा फायदा होगा, मतलब रावण भी फैक्टर है। अब आते हैं हिमाचल से। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल बीजेपी हार गई, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। कमेंट्स भी लोगों को बताऊंगा। गुजरात में बीजेपी 27 साल से जीत रही है, उसकी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। कांग्रेस ने और खराब किया है। ये बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस गुजरात से नहीं सीखती है, जिग्नेश मेवानी चुनाव जीत गए हैं, इकलौते चेहरा थे जो सबसे ज्यादा वोट दलित समाज को उन्होंने अपनी तरफ टर्न किया। तो गुजरात में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से भी सीखना पड़ेगा, नेता खड़ा करने पड़ेंगे लोकल स्तर पर, बड़े लोग को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर जिग्नेश मेवानी को अपोजिशन का लीडर बनाया जाता है, अगर जिग्नेश मेवानी को अध्यक्ष बनाया जाता है या कार्यकारी अध्यक्ष भी रखा जाता है, तो ये बीजेपी के लिए फायदा का होगा। लेकिन गुजरात में फिलहाल, लेकिन गुजरात का असर क्या होगा? राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी हार गई है, लेकिन वहां गहलोत की सरकार है। सोचिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई है, वहां भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन गुजरात और छत्तीसगढ़ भी बीजेपी हार सकती है अगर वो दल सपा, बसपा और एमआईएम के साथ गठबंधन में ना आए। तो उनको गठबंधन करना पड़ेगा। आगे बीजेपी को हराने के लिए आपको ट्रायंगुलर मुकाबला जैसे ही करिएगा आप हार जाइएगा। आपको आमने सामने का मुकाबला करना होगा। दिल्ली में कांग्रेस आमने ट्रायंगुलर मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन यूपी, बिहार, ये जो आजकल कहानी चल रही है ना कि जो बीजेपी के खिलाफ बी टीम कौन है, कांग्रेस वाले ज्यादा बोलते हैं। कई राज्यों में तो सबसे बड़ी बी टीम कांग्रेस है। बिहार में बी टीम है बीजेपी की, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बी टीम है। अब तो गुजरात में भी बीजेपी को मान के बी टीम का दर्जा हासिल हो जाएगा।
अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गठबंधन करके नहीं लड़ती है बीजेपी कांग्रेस, तो उसका बेड़ा गर्क होना तय है। नवीन पटनायक का किला बचा हुआ है, बीजेपी की उस पर नजर होगी। सवाल है कि नवीन पटनायक तभी तक बचे रह सकते हैं क्योंकि वहां एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जो है वहां भी बी टीम है। कांग्रेस वहां क्या चुनाव लड़ना छोड़ देगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बीजेपी के प्रति ईमानदार अब साफ दिख रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश, आरएलडी, जयंत चौधरी और रावण। ये लोग बीजेपी के खिलाफ ईमानदार दिख रहे हैं, लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ईमानदारी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस खुद बी टीम में तब्दील होती जा रही है। कम से कम दिल्ली में अगर सिर्फ बीजेपी को हराना ही मकसद है तो दिल्ली में कांग्रेस बी टीम थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला था। राजस्थान तो तमाम लोगों को गठबंधन करना होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो तो क्या बीजेपी नहीं हारेगी? मैं फिर कह रहा हूं, सवन लीडरशिप वाली कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, बहुजनों के हिस्से में कुछ नहीं आया है। बहुजनों के हिस्से में आया है तो सिर्फ यूपी में आया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव जीती है। अब बात मीडिया की, सोचिए मीडिया किस तरह से, अभी बीजेपी ने एक राज्य गंवा दिया लेकिन वो हिमाचल की चर्चा ही नहीं करेगी, वो सिर्फ गुजरात 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 दिखेगी। मैं पहले से कह रहा था कि गुजरात बीजेपी हार रही थी और उसका असर गुजरात पर न पड़े, माफ कीजिएगा, हिमाचल बीजेपी हार रही थी, उसका असर गुजरात पर न पड़े, इसलिए 12 नवंबर को चुनाव कराएगा और 8 दिसंबर को नतीजे आए। शक पैदा होता है कि क्या सब कुछ बीजेपी को पता है? दिल्ली में जानबूझकर चुनाव ऐसे रखा गया, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, गुजरात में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, दिल्ली में। तो सब कुछ बीजेपी प्लानिंग से कर रही है, तमाम इंस्टीट्यूशन उसके साथ है और मीडिया के साथ उसका गठबंधन बना हुआ है। तो बीजेपी के लिहाज से आप बात करें तो राजस्थान गंवाया है उसने, छत्तीसगढ़ में उसको फायदा नहीं है, उड़ीसा में उसको फायदा नहीं है, हिमाचल उसने गंवा दिया है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे, आंकड़ों को लिहाज से देखेंगे तो मोदी जी का करिश्मा कम हो रहा है। कम से कम हिमाचल तो देवभूमि था, लेकिन वहाँ हर साल सीटें कोई अदला बदली होती है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रह के गए हैं। गुजरात का मामला बिल्कुल अलग है। अगर गुजरात में आप गए हैं, हम लोग गए हैं, गुजरात का मामला अलग है। जो 8 साल से आप देश भर में महसूस कर रहे हैं अपोजिशन पार्टियां या अपोजिशन बीजेपी, गुजरात के लोग वो 27 साल से झेल रहे हैं। कैमरा देखते वो हट जाते हैं और गुजरात के 2 जनरेशन को 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पर टिका दिया गया है और वहाँ के एक बड़े तबके को 90% लोगों को 12 से 15 हज़ार पर टिका दिया गया। इसलिए हम लोगों ने गुजरात में गुजरात मॉडल कहा था। तो ये समझना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों को किस तरह से नैरेसिंग हुई है, राजनीतिक नैरेसिंग किस तरह से है, और धर्म की राजनीति वहाँ बहुत हद तक अभी भी हावी है। हर गांव में आपको मंदिर मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, तो वहाँ धर्म से इतर सोचना बहुत मुश्किल है। तो गुजरात को तो आप बीजेपी के लिए छोड़ दीजिए, तमाम परिस्थितियों के बाद गुजरात को छोड़ दीजिए, लेकिन 2024 में इसका क्या असर होगा? अगर मायावती जी, जयंत चौधरी और सपा एक साथ लड़ती है तब तो सोने पर सुहागा है। अगर इनका मायावती नहीं आती है गठबंधन में, सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता है आरएलडी का, तो रावण बड़े फैक्टर के तौर पे उभर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी रावण, मैं जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बीएसपी समर्थकों को देख रहा हूं, वो अपने ही पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि हम गठबंधन में हमको जाना पड़ेगा, अकेले हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में उन पर दबाव रहेगा। अगर बीएसपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाती है और अगर रावण गठबंधन ऐलान करते हैं, अगर रावण गठबंधन में रहते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से उनको सम्मानजनक सीटें मिलती है, तो यकीन मानिए बीएसपी के लिए नुकसान की खबर है। छत्तीसगढ़ में भी यही खेल हो सकता है, राजस्थान में भी यही खेल हो सकता है, जहां बीएसपी बहुत मजबूत है, लेकिन वो अकेले चुनाव जीत नहीं सकती है, बड़े हरवा सकती है कांग्रेस को। वैसी स्थिति में चंद्रशेखर रावण पर लोगों की नजर रहेगी। टीवी अखबार आपको लगातार दिखाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी को नुकसान हुआ है। यूपी में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, मैनपुरी का हो या खतौली का हो, उससे साफ है कि यूपी के लोग गुजरात जैसा हालात नहीं होने देंगे। बिहार में 2000 का मार्जिनल एरर है, बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं तब
जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को इग्नोर करके चले। खैर उपचुनाव में हार के बाद वहां वो लोग रणनीति अपना बदलेंगे, देखने वाली बात होगी। तो मिला जुला के लबोलुआब ये है कि बीजेपी इस चुनाव में नुकसान में है। उड़ीसा में वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी उसको पैठ नहीं बनाने दे रही है, यूपी में वो समाजवादी पार्टी की सीटों पर कब्जा नहीं कर पाई, वहीं गुजरात वो अपने बचाने में कामयाब रही है अपना किला, ऐसा नहीं कि उसने गेन किया है। हिमाचल उसने लूज किया है और दिल्ली का एमसीडी बीजेपी ने लूज किया। अब बताइए कि कौन जीता कौन हारा। टीवी अखबार भले बीजेपी को जिता रही है, लेकिन सच्चाई जो थी वो मैंने आपको बताया कि गुजरात में सिर्फ बीजेपी जीत रही है, बिहार मतलब 2 राज्य में उसने गेन किया है, एक यूपी भी चलिए मान ले रामपुर, 3 राज्यों में गेन किया, लेकिन उसने हिमाचल, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मतलब 1 2 3 4 5 राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ है और ये विश्लेषण आपको कोई नहीं दिखाएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा गुजरात के अलावा और जगह खत्म हो रहा है? गुजरात में कई लेयर की तरह चुनाव लड़ा गया है, कई तरह के चुनाव लड़े गए हैं। हाँ, एक बात तो है, अखिलेश यादव जिस तरह से मैनपुरी में घूमे, आरएलडी जयंत चौधरी जिस तरह से खतौली में गए हैं, मोदी जी से बाकी नेताओं को सीखना तो पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, कहने का मतलब एक मैं तर्जुमा कह रहा हूं, ग्राउंड पर बीजेपी 24/7 365 दिन चुनाव लड़ती है, लेकिन मीडिया देखिए, ये अमीश देवगन है, ये देखिए कैसे हिमाचल में हारा तो नड्डा जिम्मेदार और गुजरात में बीजेपी जीती तो मोदी उसके हकदार। मतलब जिम्मेदार और हकदार में बड़ा खेल चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए तो टीवी और अखबार जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी फायदे में है। दरअसल इस चुनाव में बाइपोल और चुनाव, सोचिए हिमाचल लॉस में है और दिल्ली लॉस में है एमसीडी का, बाइपोल में वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में अपनी पैर नहीं जमा पाई है। वो 3 सीटों में से सिर्फ 1 सीट छीन पाई है, 2 सीट उसने नहीं जीत पाई है। बिहार में उसे 1 सीट का फायदा हो रहा है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है बीजेपी के लिए। गुजरात तो उसके लिस्ट में है ही, उसके बुके में है, उसके प्ले मेनू में है। क्या जानबूझकर टीवी अखबार बीजेपी के लिए बैटिंग करता है? हम सब जानते हैं। इस विश्लेषण से आप सहमत हैं? असहमत? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार दरअसल बीजेपी आरएसएस के प्रचार, आपके घर में 2 बीजेपी के प्रचारक है, एक टीवी और एक अखबार। और एक बात और बोलूं कि टीवी और अखबार जो है वो तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ है, लेकिन टीवी अखबार के बगैर काम भी नहीं चलेगा। विपक्ष को मोदी जी मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों पर आओ। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक दाव पेच उठापटक चलता है, लेकिन सवाल है बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। गुजरात में जिग्नेश मेवानी बीजेपी कांग्रेस के बड़े चेहरा हो सकते हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।